हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि जैसा कि हम आपको डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें कि आपको हम 20 क्वेश्चन लेके आते हैं और ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आप इसमें ट्राई करते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ना। तो देखिए, आपको हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में एक क्वेश्चन पूछ रखा था, क्या मकड़ी में कितने पैर पाए जाते हैं, कितने पैर पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि मकड़ी में जो पैर पाए जाते हैं वो 6 पैर पाए जाते हैं। कितने? 6 पैर पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आगे की बात करें तो आगे हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करा दिया है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 19 नहीं किए हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर वहां से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखिए, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस काम में काम करने की हद पार न हो, वो काम किसी काम का नहीं, वो काम किसी काम का नहीं। दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। जो भी काम करिए आप उस काम में इतना लीन हो जाइए कि उसको हासिल ही करके छोड़िए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन दोस्तों, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कर रहा है? एक विद्युत सेल विद्युत उत्पादन किसके द्वारा करता है? एक विद्युत सेल जो होता है वो विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा करता है, ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो आपको बताना है, बताइए क्या होगा। देखिए, पहला कह रखा है धारा का स्रोत, और दूसरा कह रहा है परिपथ, तीसरा कह रहा है इसमें संचित रसायन, और चौथा कह रहा है स्विच। तो अगर हम बात करें, आप देखते होंगे कोई भी क्या विद्युत सेल होता है तो उसमें देखिए अंदर क्या कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, है ना। उसी रासायनिक पदार्थ में क्या होता है, जब हम चार्जिंग करते हैं तो विद्युत सेल में क्या होता है, वही हमारी जो एनर्जी है विद्युत की वो एकत्रित होती है और बाद में हम और आप क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो संचित रसायन होते हैं, है ना। स्विच तो आपको पता है क्या, ये बल्ब को जलाने और बुझाने में काम किया जाता है, ठीक। तो अगर हम बात करें संचित रसायन इसमें, ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें जो रसायन भरे जाते हैं यही क्या करता है, विद्युत सेल में विद्युत का उत्पादन करने में उपयोग किया जाता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब कहने का मतलब, जब हम और आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे हम ही और आप हों, है ना। जब अपने हाथों को क्या आपस में रगड़ते हैं तो देखिए कुछ समय बाद क्या होता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, या किस ऊर्जा के कारण होता है, या क्या कंडीशन इसमें होता है कि ये हो जाता है। और आपके ऑप्शन में पूछ रखा है कि ये किस ऊर्जा के कारण या कौन सी ऊर्जा स्थानांतरण के कारण होता है। तो देखिए इसमें कह रखा है उष्मी। ये देखिए उसमें जो लिखा है यहाँ उष्मी होगा, उष्मी ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, है ना। उष्मी ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और दूसरा कह रहा यांत्रिक ऊर्जा का उष्मी ऊर्जा में, और तीसरा कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और चौथा कह रहा है उष्मा ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। क्योंकि अगर हम बात करें उष्मी ऊर्जा, जब हम काम करते हैं उस समय क्या हमारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक यांत्रिक काम यानी कि मैनुअल काम है, लेकिन हम इसे यांत्रिक कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें उष्मी ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तो रूपांतरण नहीं होगा, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा का उष्मी ऊर्जा में जब हम कुछ काम करते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा के कंडीशंस में आता है, लेकिन जब कुछ देर तक करते रहते हैं तो वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, मतलब उसमें ऊर्जा में बदल जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब जब हम अपने हाथों को थोड़ी देर रगड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद हाथ गर्म हो जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रहा है कौन सा द्वितीयक सेल है, कौन सा द्वितीयक सेल है। तो देखिए आप जो है यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देखा है बहुत बार एग्जाम में क्या किया है, रिपीट किया है ना। तो इन सब क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रखा है, कह रहा है कि डेनियल सेल, और दूसरा कह रहा है लेक्लांसे सेल, तीसरा कह रहा है सुक्स सेल, चौथा कह रहा है सीसा संचायक सेल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, द्वितीयक सेल की बात कर रहे हैं, है ना। द्वितीयक सेल की बात करें तो आपका द्वितीयक सेल जो किसके श्रेणी में आता है, सीसा संचायक सेल जो होता है ये क्या होता है, द्वितीयक सेल के कंडीशंस में आता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। अगर दोस्तों आपको
क्वेश्चन आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, जिससे कि आपको आपका स्कोर का पता चलता रहे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रोधी नहीं लिखा गया है। ठीक, क्या होगा? निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी होती है। ठीक है, ये पूछ रखा है। कहने का मतलब विद्युत को क्या, विद्युत का सुचालक न हो, जो विद्युत को रोके, है ना। तो देखिए अम्लीय जल, समुद्री जल, तीसरा करा शुद्ध जल, चौथा करा क्षारीय जल। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग, जैसे कि पानी होता है, अगर पानी शुद्ध पानी हो तो उसमें क्या हमारा विद्युत का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो विद्युत का कुचालक होगा, यानी विद्युत का रोधी होगा। ठीक, तो अगर उसी में क्या कुछ अम्ल डाल दें या कुछ क्षार डाल दें तो वो क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो शुद्ध जल होता है आपका क्या विद्युत रोधी होता है। कहने का मतलब वो क्या विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाने देता। ठीक है, ये सब में अम्लीय जल में भी क्या विद्युत सुचालक होते हैं और समुद्री जल में भी होते हैं, लेकिन शुद्ध जल में नहीं होते। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, ये क्वेश्चन लेंज का नियम। ठीक, क्या कह रखा है? कह रहा कि दाहिने हाथ की हथेली के नियम के समान होगा। और दूसरा क्या कह रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम निश्चित करता है। और तीसरा क्या कर रखा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम में कोई सरोकार नहीं रखता। चौथा कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने में उपयोगी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या दाहिने हाथ की हथेली के नियम के समान, ऐसा नहीं है। लेंज का नियम जो है दाहिने हाथ के हथेली के नियम पे लागू नहीं होता। ठीक, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम निश्चित करता है, ये भी नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिणाम को ये निश्चित कर देता है तो फिर हम लेंज का नियम ही वहां लगा देते हैं, है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम में कोई सरोकार नहीं रखता, ये भी सही है, ये भी सही कह रहा है, कोई सरोकार नहीं होता। और चौथा कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने की उपयोगी। ठीक, जो लेंज का नियम होता है ये क्या करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो क्या करता है? निश्चित करता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये निर्धारित करता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है, किस रूप में होता है ये आपको बताना है। देखिए पहला कह रहा है स्पर्श करने पर, और दूसरा कह रहा है दूरी से, और तीसरा कह रहा है रगड़ से, चौथा कह रहा है रगड़ या स्पर्श करने पर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो अगर आपको हम प्रेरण की बात करें, है ना, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। जब हम किसी भी कुंडली में प्रेरण निकालते हैं तो उसके लिए कुछ डिस्टेंस जरूरी होता है ना। संपर्क करने पर ऐसा नहीं होता। जब हम कुछ दूरी मेंटेन करेंगे तो वहां पर जरूर देखिएगा कुंडली को खोलकर, तो उसमें इस तरीके की आपको दूरी दिखेगा। ठीक है, ये दूरी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण जो होता है वो दूरी होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में रगड़ और संपर्क करने इन सब से नहीं होता। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर निम्नलिखित में कहलाती है। एक चालक से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर निम्नलिखित कहलाती है। कहने का मतलब जो ये चार आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा है ना। तो आपको राइट आंसर चूज करना है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रखा है? पहला कह रखा है कि विद्युत विभव, और दूसरा कह रहा है विद्युत धारा, तीसरा कह रहा है विद्युत ऊर्जा, चौथा कह रहा है विद्युत शक्ति, है ना। एक चालक से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर निम्नलिखित में कहलाती है, क्या कहलाती है ये पूछ रखा है। तो बता दीजिए आप क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हम आपको बता दें कि ये क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, है ना। क्या होगा? विद्युत धारा। आपको स्वाभाविक रूप से पता है जैसे हमारा तार होता है ना, तार क्या होता है? एक प्रकार से चालक ही है। वो क्या करता है? विद्युत को क्या सप्लाई करता है ना, है ना। कहने का मतलब जो हम बिजली एक स्थान से, एक प्रकार की आवेश ही होती है ना, वो आवेश क्या स्थानांतरण होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ चालक की आवश्यकता होती है। तो विद्युत धारा हो जाएगा। होने का कारण क्या है? देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक रेखा में नहीं होती हैं। दूसरा कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र आने से,
और तीसरा कह रहा है सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आने से, चौथा कह रहा है पृथ्वी और चंद्र के बीच सूर्य आने से। अगर यह क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप काफी पीछे है ना। ये देखिए, ये तो सभी जानते हैं कब चंद्र ग्रहण लगता है, कब सूर्य ग्रहण लगता है ना। तो आप कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो हम आपको डायरेक्टली बता देना है, सूर्य और चंद्र के बीच में जब क्या पृथ्वी आने पर क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रखा है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। जैसा कि हम और आप अच्छे से जानते हैं, क्या दूध और दही जो होते हैं, जैसे कि दूध है, दूध जब दही में कन्वर्ट होता है तो किसके कारण यह दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि वह दूध में ही बना रहे। तो देखिए, जो दूध से दही में परिवर्तन होता है अगर हम बात करें तो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है ना। तो आप बताइए। देखिए, पहला करा है बैक्टीरिया के द्वारा, दूसरा करा है विटामिन के द्वारा, तीसरा करा है एंजाइम के द्वारा, चौथा करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसी तो बात नहीं है कि बगैर किसी के कारण ही क्या हुआ दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें, आप जानते होंगे क्या बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, दूध से दही में परिवर्तन होता है ना। आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे की है, कह रहा है, क्या कह रहा है, ईस्ट और मशरूम है, ईस्ट और मशरूम होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। देखिए, पहला क्या कर रहा है सवाल, और दूसरा कर रहा है नग्न बीजी, और तीसरा कर रहा है फफूंद, चौथा कर रहा है गांठदार जड़े, है ना। तो ईस्ट और मशरूम की बात किया है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जरूर बताइए। देखिए, ईस्ट और मशरूम जो होते हैं एक प्रकार के क्या है, शैवाल होते हैं, है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या, शैवाल। ईस्ट और मशरूम ये क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अब आगे क्वेश्चन कराने से पहले आपसे एक निवेदन हम करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि और भी साथी जुड़कर अपना प्रैक्टिस सेट दे सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तभी आप लाइक करिएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहा है किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है ना। ये पूछ रखा है। देखिए, पहला क्या कर रहा है सेब, और दूसरा कर रहा है अमरूद, तीसरा कर रहा है अनानास, और चौथा कर रहा है अंगूर, है ना। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है। ठीक है, ये चीज पूछ रखा है, आप समझिए। पुष्प क्रम में कौन सा होता है, सेब, सेब नहीं होता, अमरूद, अमरूद भी नहीं होता, फूल लेने के बाद फल लगता है, अनानास, अंगूर। तो देखिए, अगर हम बात करें अनानास जो होता है आपका, ये क्या होता है, फल का विकास पुष्प क्रम में होता है ना। जिस पुष्प क्रम में कहने का मतलब जिस तरीके का आपका पुष्प होगा उसी तरीके का आपका फल होगा, है ना। आगे ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रखा है कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है ना। कहने का मतलब यह है कि जो वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम और आप जान जाते हैं कि ये पेड़ जो है इतने वर्षों का लगभग है। तो हम आपको बता दें, देखिए आपके ऑप्शन में चार दिख रहे हैं। पहला क्या करा है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा, और चौथा करा इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा, है ना। तो देखिए, इसके भार से हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, और इसकी लंबाई से भी डिसाइड या ऊंचाई से भी डिसाइड नहीं कर सकते। वार्षिक वलय, देखिए पेड़ों में जो है वार्षिक वलय होते हैं ना, इस तरीके के आपको दिखेंगे। जब आप पेड़ के को काटिएगा तो देखिए इसी तरीके का आपको क्या वृत्त के आकार का घुमा घुमा हुआ दिखेगा। यही क्रम जो होता है, यही क्या होता है, जितने सर्किल बने रहेंगे उसको हम क्या करते हैं, वार्षिक वलय कहते हैं। अलग अलग पेड़ों में अलग अलग वार्षिक वलय होते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रहा है वायल नियम निम्नलिखित में से स्थित पे लागू होता है। कहने का मतलब किस स्थिति पे लागू होता है आपका बायल का नियम, है ना। और ये निम्नलिखित कहने का मतलब जो आपके ऑप्शन चार दिए गए हैं इन्हीं में से आपको बताना है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला क्या कह रखा है कि नियत दाब, और दूसरा कह रहा है नियत तापमान, और तीसरा क्या कह रखा है नियत दाब और तापमान, चौथा क्या कह रखा है नियत दाब लेकिन परिवर्तित तापमान, है ना। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखिए जो बायल का नियम है वो किस पर स्थिर रहता है, वो जो स्थिर रहता है वो तापमान क्या होता है आपका नियत होता है ना।
तापमान आपका क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तापमान नियत रखा है, तो देखिए आपका ऑप्शन दूसरा ही क्या सही हो जाएगा। ठीक, क्या नियत तापमान पर। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है। आगे कह रखा है कि कपड़े से स्याही और जंक के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। कपड़े में आपको और हमको अच्छे से पता है कि जब कपड़े में धब्बे लगते हैं तो उस कपड़े को धब्बे को छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वह कपड़े से दाग आसानी से क्या छूट सके। तो आप देखिए पहला क्या करा, ऑक्जेलिक अम्ल का, दूसरा करा एल्कोहल, तीसरा करा ईथर, चौथा करा मिट्टी के तेल, है ना। तो अगर कपड़े का रंग भी खराब ना हो, ये भी ध्यान रखना है, कपड़े का रंग भी खराब ना हो और क्या आपका जो दाग धब्बा है वो भी सही हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करना होगा। ये बहुत ही आसानी से क्या करता है, कपड़े में जो भी दाग धब्बे होते हैं उसको छुड़ा देता है और आपका कपड़ा सुरक्षित रहता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, और ये क्वेश्चन लास्ट है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा कि क्या होगा, है ना। तो क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। पहला क्या कर रखा है, सोना, दूसरा कर रहा है प्लेटिनम, और तीसरा कर रहा है लोहा, चौथा कर रहा है टंगस्टन। तो अगर हम बात करते हैं तो कठोरतम धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, सोना, प्लेटिनम, लोहा, टंगस्टन। तो सबसे जो कठोर धातु होती है वो क्या होता है, प्लेटिनम होता है। क्या, प्लेटिनम। आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कर रखा है। एक क्वेश्चन हम आपको डेली क्या करते हैं, छोड़ते हैं होमवर्क के लिए, और आपको ये क्वेश्चन बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है। देखिए क्या रखा है, मनुष्य के आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये क्वेश्चन आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप नहीं बता पा रहे तो इस क्वेश्चन का सलूशन आप ढूंढ के नेक्स्ट क्लास में बताने का प्रयास करिएगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और आप प्रैक्टिस सेट करते रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं और भी क्लासेस करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारा क्लास पड़ा हुआ है देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।